अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को ना जल्दी से एक स्ट्रेटजी बता दूँ कि आपने ये रोल ओवर वीक और ये जो म्यूचुअल की सेलिंग होती है ना, इस हफ्ते में आपने करना क्या है। ये मैं लॉन्ग वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यार इसमें ना बातें ज़्यादा हैं, क्योंकि जब मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डायरेक्ट पिन पॉइंट करता हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी ना आपको एक स्ट्रेटजी बतानी है कि होना क्या है। आज के दिन आपका सबसे पहले तो है ना वो मीज़ान बैंक टूटेगा। मीज़ान बैंक में क्या होता है कि वो एक्सडी हो जाएगा। अब होगा क्या, वो अभी 407 के पास था या 409 था, वो टूटेगा तो वो 400 के करीब, उधर से टूटेगा 398 397, उधर बाइंग एक प्रेशर आएगा उसको थोड़ी देर के लिए, वो ये टूटा इसको बाय करो, ठीक है। सेलिंग ऑर्डर ज़्यादा होंगे जिसकी वजह से ये और टूटेगा। उधर से क्या होगा, आपका जो बैंकिंग सेक्टर है ना उसको थोड़ा टेंशन हो जाएगी। आपको वहाँ पे यूबीएल बैठा हुआ है, उसके साथ आपका एमसीबी बैठा हुआ है और एचबीएल बैठा हुआ है। ये तीन में से एचबीएल कच्चा है, एचबीएल में टूटेगा, वहाँ से एमसीबी थोड़ा सा टूटेगा, 354 पे आएगा। उसके मुकाबले पे फिर आपके पास एक यूबीएल बैठा है 382 पे बैठा हुआ, वो टूटना शुरू होगा, वो 379 378 तक भी आ सकता है। इसको काउंटर करने के लिए एक और दो बैंक से मैं बता देता हूँ आपको। एक नेशनल बैंक है, एक आपका जो है फैसल बैंक है, और तीसरा है बैंक अल्फला। बैंक अल्फला भी टूटेगा क्योंकि वो तो एक्सडी ऑलरेडी हो चुका था, तो उसके अंदर आज फिर से एक सेलिंग प्रेशर आएगा। नेशनल बैंक और फैसल बैंक थोड़ा बहुत बचाएंगे इस गेम को। वो कैसे बचाएंगे, नेशनल बैंक के पास तो बहुत ही ताकत है ना उसकी, क्योंकि बोर्ड मीटिंग अभी थर्सडे को आ रही है जहाँ पे आपका रोल ओवर वीक का स्टार्ट है, पता नहीं इसी मतलब वीक के अंदर आएगी। आपका जो फैसल बैंक उसकी 28 को है, तो नेशनल बैंक थोड़ा सा ना अपने आप को सेव करने की कोशिश करेगा। अब सारा जो मतलब रोल ओवर वीक का प्रेशर है वो इसके ऊपर होगा, नेशनल बैंक के ऊपर। आपने ये नोट करना होगा कि रोल ओवर वीक में मैंने जो भी उसकी फिप्पी लिपी की रिपोर्ट्स के थ्रू निकाला और ऑफ ट्रांजैक्शंस भी चेक की, सारा कुछ चेक किया, तो मुझे कुछ स्टॉक्स का पता लगा। वो मैं आपको ना अभी लैपटॉप की स्क्रीन में भी दिखा देता हूँ। वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। लकी सीमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। लकी सीमेंट इधर ये बैंकों का मैंने बता दिया। अब मैं ज़रा दूसरे सेक्टर पे आता हूँ, लकी सीमेंट पे, सीमेंट सेक्टर पे। लकी सीमेंट पे क्यों प्रेशर होगा, क्योंकि लकी सीमेंट अभी भी टाइम है, और आपको पता है रोल ओवर वीक के साथ ये म्यूचुअल की सेलिंग भी हो जाती है, क्योंकि म्यूचुअल ने महीने के एंड में ना, महीने का जो एंड होता है इन्होंने क्लियर करनी होती है कुछ पेमेंट्स। तो म्यूचुअल शायद आधे ना सेल करें, लेकिन आपको ऑलरेडी उन्होंने कुछ जो म्यूचुअल होते हैं उन्होंने निकालनी होती पेमेंट्स, तो वो सेल करते हैं, उस स्टॉक को गिराते हैं, फिर नेक्स्ट जो अब सितंबर का जो फर्स्ट वीक हो उसमें वो उठाएंगे उसको वापस। तो जब वो सेलिंग करेंगे ना तो लकी की प्राइस गिरेगी थोड़ी बहुत, मतलब वो वापस 400 के करीब आएगी। तब आपने क्या करना है, तब आपने ये करना होगा कि लकी को ऐसा ऐसा पैकेज में बाय करना है, क्योंकि लकी का आप आगे एक स्विंग आएगा, वो है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। लकी अगर 400 के पास मिलेगा तो वो वहाँ से फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में जब बात चली जाएगी तो लकी साहब जो है ना आपको पकड़े नहीं जाएंगे। लकी पर 420 430 तक भी जा सकता है। सेम स्टोरी यहाँ से उसके साथ भी लिंक करो इसको मीज़ान के साथ। मीज़ान टूटेगा टूटेगा, लेकिन मीज़ान का भी यहाँ स्विंग नहीं बनेगा। स्विंग आपका जो बनेगा, इधर से मैं एक और सेक्टर पर जाता हूँ, ऑयल सेक्टर है जिसमें आपका माड़ी एनर्जीज आता है, ठीक है। माड़ी का ना सीन है, माड़ी का भी बहुत प्रेशर होगा। माड़ी टूटेगा अगर फिर से तो 628 के आसपास मिला तो उसको थोड़ा सा उठा देना। माड़ी का जो अप स्विंग आ रहा है ना वो ये हो जाएगा कि माड़ी, ये जो लास्ट वीक है ना, ये रोल ओवर वीक है जिसमें फ्यूचर हमने कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करने थे थर्सडे तक, उसके बाद माड़ी साहब जी वापस 620 625 के आसपास मिलेंगे आपको, तो माड़ी आप फिर से जमा कर लेना। और जब ये स्विंग देगा अगले हफ्ते के बाद, जो एक और दो मतलब मंडे आएगा जो 10 सितंबर के आसपास, उधर ना माड़ी एक स्विंग देगा आपको, तो यही माड़ी जो है 690 का भी हो जाएगा। तो ये दो आपने याद रखना कि माड़ी और लकी ये जो है ना ये स्विंग के लिए तैयार है। तो स्विंग क्या, अभी ये नीचे आएंगे तब आपने बाय करना है। मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैंने गाइड करता रहता हूँ कब बाय करना है, मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट बता दूँगा, इधर बाय कर लेना। और मेरी ना आप अगर चैनल के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी लगी हुई है, उसका लिंक लगा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो माड़ी और लकी का यहाँ से वो बनता है आपका झूला। उस झूले का आप अपने ख्याल रखना कि वो झूला किस तरह बनेगा, क्योंकि इस हफ्ते एक सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा। फिर मैं आपको एक आईपीपी स्टोरी बताता हूँ। आपका जो आईपीपीज में हो जाएगा सबसे टॉप पे जो है वो एक हपको लोगों को बहुत पसंद है, ठीक है। हपको 160 से 170 की तरफ जा रहा है। स्लो चलता है, मैं मानता हूँ बहुत स्लो चलता है। कौन मतलब बाकी अगर आप स्टॉक्स देखें कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, हमको साहब मर मर के 80 से 160 तक गए इस पूरे 5 सालों में, बहुत स्लो चला है। तभी मैं इसके इतना वीडियो में मेरा कन्वेंशन नहीं होता था, मुझे पता था कि डिविडेंड देता है, लेकिन मुझे पता था यार इसकी ग्रोथ बहुत स्लो है। हपको एक चलेगा, दूसरा आपका कैपको है, ये थोड़े स्टेबल डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स हैं। तीसरे नंबर पे रिस्की है बहुत ज़्यादा, वो है आपका आर्टर, जिस पे कैप लगा था फ्राइडे के दिन, और वो कैप टूटा था आखिरी मेरे ख्याल से 15-20 मिनट के आसपास, ठीक है। तो वो आपके जो तीन है ना, ये आईपीपीज में बहुत स्ट्रॉन्ग है। पीएसओ का सुनना है, पीएसओ को भी पेमेंट मिली है, तो पीएसओ शायद थोड़ा सा टूटे 395 के आसपास है, तो जमा कर लेना। अगले वीक में फिर वो पीक करेगा, तो वो झूला नहीं ज़्यादा देगा, 415 तक मैक्सिमम जाएगा, 395 से 415, 20 का जो है ना 20 का वो एक झूला दे सकता है। लेकिन वही लास्ट डेट और लास्ट वीक जो होता है ना एक्सडी का, उस टाइम वो शायद झूला दे। तो वो आप आपने याद रखना है, माड़ी
इधर से लक्की, इधर से PSO, इनका झूला कन्फर्म है। रौला कहाँ पे आता है? IPBs पे आता है। IPBs का अभी जो मैं सुन रहा हूँ बहुत ज़्यादा कि ये जो अभी ऑडिटिंग की रिपोर्ट आई OGDC की, मुझे लगा था OGDC संभाल लेगा मार्केट। अब इन्होंने ना एक रिपोर्ट चला दी कि जी OGDC की शायद पेमेंट का मसला अभी कंफर्म नहीं हो कि पेमेंट मिली कि नहीं मिली, तो उससे मसला ये हो गया OGDC पे प्रेशर रहेगा, जिसकी वजह से आपका PPL भी डाउन होगा। अब मैं मैंने ऑयल मार्केटिंग पे आया था, उससे पहले मैं IPBs पे आया था, उससे पहले मैं सीमेंट पे आया था, और उससे पहले मैं बैंक पे। मैं थोड़ा आगे तक उल्टा चल रहा हूँ। अब मैं आपको ऑयल सेक्टर का बताता हूँ, जो प्योरली ऑयल है ना, जिसमें आपका POL आ जाता है, OGDC आ जाता है, और ये आपका आ जाता है PPL वगैरह आ जाता है। ये जब आपका OGDC टूटेगा ना थोड़ा बहुत, तो PPL वैसे गिर जाते हैं। PPL मासूम सा है, वो रहता ही OGDC के कंधे पे। ये ऐसी है जैसे एक प्राइम मिनिस्टर स्पीच कर रहे हैं, साथ पीछे कुछ बैठे होते हैं, वो सुन रहे होते हैं उसके चहीते, तो PPL वो चहीता है, ठीक है। अब गेम कहाँ पे खराब हो जाती है, जब OGDC टूटता है ना तो मार्केट बहुत ज़्यादा हिल जाती है। OGDC टूटेगा तो ऑयल से भी प्रेशर आएगा, उधर से बैंक टूट रहे होंगे, इधर से ऑयल टूट रहा होगा, तो मार्केट ना बहुत ज़्यादा हिल रही होगी। तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। मोस्टली लोग क्या कहते हैं, आखिरी हफ्ते मार्केट को देखते ही नहीं, क्योंकि मार्केट ना थोड़ी सी इंडेक्स डाउन हो जाता है। अगर 150 तक भी गया था या 149 तक गया था, इंडेक्स टूटता टूटता इधर वापस आ जाता है आपका 147 पे। तो OGDC अगर टूटा 256 250 तक भी आया ना, तो आपने बाय कर लेना है। आपने डर के ये नहीं करना नहीं जी चला जाएगा यार, आप 245 तक का स्टॉप लॉस लगा लो, आपको बहुत टेंशन है। वैसे तो OGDC की असल प्राइस 220 है, लेकिन अब गेम ये उसकी नज़र आ रही 300 तक जाएगा, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक और चीज़ एक काउंटर पे दे सकता हूँ कि आपको चलो अगर OGDC पे रिस्क नहीं लेना, तो वो आपके सामने FFC है या फातमा की जो बोर्ड मीटिंग है वो 28 को है। तो ये देखो फातमा की बोर्ड मीटिंग आ रही है, और फातमा से 125 का वो टूटेगा आज फिर से, वो 124 का भी हो सकता है। तो वहाँ से फातमा को एक प्रेशर आएगा। अब यहाँ से ऑयल से फर्टिलाइज़र तो चले गए, फातमा टूटेगा तो आपके पास चांस है फातमा फर्टिलाइज़र पे या FFC पे या ईफड पे। ईफड मैं क्यों मना करता हूँ, मैं कहता हूँ यार स्लो स्टॉक है, बहुत स्लो ग्रो किया है। मतलब कौन से स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये 65 से शुरू हुआ था और ये मर के 180 240 से वापस अब 220 के पास जाने का मूड बना रहा है। 209 पे भी लोग कहते बाय कर, मैं यार इसकी असल प्राइस 180 है बस। तो फर्टिलाइजर्स जो है ना थोड़े ठंडे रहेंगे। सिर्फ फातिमा है जो थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर को लगाएंगे, उसमें इतनी अभी जान नहीं है। ये 40 रुपये का स्टॉक होता था पिछले एग्जैक्ट 1 साल पहले, वहाँ से डिविडेंड अनाउंस किया 4 रुपये, तो ये पहुँचता 60 पे आ गया था। तो यहाँ से ज़्यादा लोग ये डिविडेंड के करीब कितना ऊपर एक जंप लेता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी बोर्ड मीटिंग अप्रोचिंग है, तो ये इस पर भी नज़र रखी जा सकती है, ठीक है। अब मैं आपको एक दो और चीज़ समझाने लगा। मेरी जो अभी लास्ट वीडियो है ना ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन, अगर आप लोग कहते हैं ना तो मैं आप कमेंट में लिख दें खाली कि यार आप एक डिटेल वीडियो बना दें ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन में, मैं उस पर आपको ना एक फिर से बना दूंगा। और उस पर जितने भी सिग्नल्स आते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप्स के, ये वहीं से बना के भेज रहे होते हैं। ये जितने भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं ना कि जी वो कैंडल ये बन रही थी, कैंडल वो बन रही थी, तो मैं यहाँ पे ये बात कहूँगा कि वो कैंडलें जो है ना बुझ जाती हैं जब आपका ये जो हो जाता है क्या नाम है, ये ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपका हाथ ही नहीं जाता। ये बड़े लोग काम करते हैं, आप छोटे से बच्चे हो कल के, ठीक है। तो वो वीडियो खतरनाक है थोड़ी सी, लेकिन वो समझ जाओ ना, फिर अभी जितनी भी बाकी दुनिया है ना जहाँ पे आपको टिप्पे भेजी होती हैं, पेड ग्रुप कॉल्स होती हैं, वो उनसे आप फिर ऐसे ऐसा निकल जाओगे, आपको अक्ल आ जाएगी भाई नहीं ऐसे नहीं ऐसे भी है, आप खुद सीख सकते हो चीज़ें। तो मैंने वो बड़ा एक हलवा पेश कर लिया कि यार ये सीक्रेट है, और हुकूमत पाकिस्तान ने ये खुला रखा हुआ है कि भाई दिस इज़ द वे यू हैव टू डू। बट हमारी आवाम कहती नहीं जी हमें बनी बनाई देग मिल जाए, हमें सिर्फ चम्मच डाल कर चावल खाना है, ठीक है। आपने चम्मच तो डालना है, चावल भी खाना है, लेकिन आपको चावल बनाने खुद भी आने चाहिए। तो वो आपको अपने सिग्नल्स खुद बनाने चाहिए। तो यहाँ से आपने ना वो वाली चीज़ लाजमी करनी है, खुद सीखो। मैंने अपनी कम्युनिटी में होमवर्क भी दिया था सैटरडे को, सारे वेले बैठे हुए थे, स्टॉक से पूछे, मैं कहा तुम्हें एक होमवर्क देता हूँ। मैंने ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन की लिस्ट भेजी, मैं कहा इधर से निकालो, देखो कौन कौन से स्टॉक में गेम होने लगी, कौन कौन से स्टॉक में नहीं होने लगी। तो बड़े माशाल्लाह उन्होंने प्यारा होमवर्क किया था। तो मेरी कम्युनिटी अपनी भी है ना व्हाट्सएप की, तो उसमें मैंने ये सारा कुछ कराया था। तो आप लोग भी रोज़ के रोज़ आती हैं, मैं शायद इनका लिंक्स भी शेयर कर दूँ 2 चैनल्स के, वहाँ पे रोज़ ये फिप्पी लिपी और ये ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन आती हैं। वहाँ से आपको एक अंदाज़ा हो जाता है किधर गेम डल रही है। फिप्पी लिपी की जो मैंने बात की थी, फिप्पी लिपी का कहानी ये है कि फिप्पी लिपी से आपको एक डायरेक्शन समझ आ रही थी मार्केट कहाँ जा रही है। अब लोग कहते हैं फिप्पी तो भाईजान 6 महीने से निकला, एक बंदे का कमेंट बहुत वैलिड था, लेकिन आप चेक करो फिप्पी निकल क्यों रहा है, कोई रीजंस देखो। तो रीजंस के लिए आप फिर दुनिया की न्यूज़ चेक करते हो कि पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, पाकिस्तान के वो हालात जो थे ना उससे आगे नहीं रहे, पूरा आपका एक पाकिस्तान टूट रहा है, ठीक है। जंग के बाद एक बूस्ट आया था 2-3 महीने, अच्छा खासा बूस्ट आया, आपकी मार्केट 150 पे खड़ी कर दी उन्होंने। अब स्पेकुलेशन थोड़ी डाउन भी आ रही है, सैलाब आया, पता नहीं क्या हो सकता है। और नेशनल बैंक अकेला जो है ना यहाँ पे मार्केट नहीं संभाल सकता, नेशनल बैंक OGDC संभाल सकता था, नेशनल बैंक इस केस में संभालेगा अगर नेशनल बैंक ने 10 रुपये डिविडेंड दे दिया। अब लोग कह रहे हैं नेशनल बैंक में क्या कोई ऐसा जादू है कि
उसकी एक आपको इंटरनल रिपोर्ट बता देता हूँ। सुनने में आ रहा है, अब ये सुनने वाले लोग जो है ना, ये कहीं दूर से आती है हमारे तक खबर, वो ये आ रहा है कि इसको ना एक पेमेंट मिलनी है सर्कुलर डेट की पहली, या लोग कहते नहीं जी वो तो पेमेंट रिलीज हो चुकी है ओजीडीसी, तो जाके ऑडिट रिपोर्ट पर उनको मेरे ख्याल से वो पेमेंट अभी तक से कंफर्म हो ही नहीं है कि मिली है कि नहीं मिली। नेशनल बैंक को जो पेमेंट मिलेगी ना, वो अच्छी खासी 1 ट्रिलियन रुपीज़ है, पता नहीं डॉलर्स या रुपीज़, वैसे कहते डॉलर्स में आती है वो, क्योंकि IBPC की सारी पेमेंट डॉलर्स में होती है। वो इनके बैंकों में आएगी, स्पेशली नेशनल बैंक में आएगी। तब नेशनल बैंक आपको 250-200 के पहुंचा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तब भी ये रोज़ ही ऊपर जाता है, ये गिर नहीं रहा। इसकी RSI देखो तो ओवरबॉट पे चला जाता है, लेकिन फिर ही चलता है भाई। ये आपका RSI भी तबाह करके, जो मेरी टेक्निकल वीडियो RSI चेक कर किया करो, उधर दे लो जी, आप बताओ। मैं ऐसे में आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा, तो फिर मैं कहा यार असल बातें बाद बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। टेक्निकल्स क्या होता है, फंडामेंटल्स क्या होता है, सेंटिमेंटल्स क्या होता है। अभी सेंटिमेंटल से भी अलग चीज़ है कि ऑफ मार्केट के हिसाब से देखा जाता है, और अगले की चीज़ देखी जाती है वो क्या देने लगा, तो फिर लोग और उठा लेंगे उसको। तो नेशनल बैंक इसलिए बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। नेशनल बैंक के बाद फिर बाकी बैंकों तक पेमेंट्स आएंगी। तो आपको जब ये बाकी बैंक डाउन पे नजर आए तो इनको जमा कर लो, बेसिक सारे बैंक 200-200 करके रख लो। ये मैं नहीं कह रहा कि पूरे 3-3 लाख के लो, बहुत महंगे बैंक हो जाएंगे। 3 लाख मतलब फिर आपको वो 1000 मिलेगा, आप थोड़े थोड़े जमा कर लो, क्योंकि बैंकों के अंदर बहुत बड़ी पेमेंट आने लगी है। अब वो जो कब आनी है उसका नहीं मुझे पता। फिर यहाँ से आपको ने नेशनल बैंक तभी सबसे प्यार नजर आ रहा है, क्योंकि अगर इसी फेस वैल्यू कैलकुलेशन करो ना मल्टीप्लाई करके, तो इसकी 400 ओरिजिनल वैल्यू बनती है, प्राइस बनती है। लेकिन मसला क्या हो रहा है कि इसका सिर्फ डिविडेंड जो था ना, वो आपको पता नहीं देता था। इसके ये मसले मसाइल थे जिसकी वजह से ये पब्लिक ने से जान छुड़ाई। जब स्टॉक डिविडेंड नहीं देता ना, उसको चंडियाँ पड़ती हैं, ठीक है, तभी इससे लोग टूट जाए। इस दफा सुनने में आ रहा है कि यह डिविडेंड भी दे दे, तब भी लोग इसके पीछे बिल्कुल अन्ने पड़ेंगे। भाई इनू पढ़ो, पूरी मार्केट गिरी होती है, ये खड़ा हुआ अपने पैरों पे। OGDC वगैरह तो लोगों ने बहुत महंगे ले लिए ना, वो फिर टूटते भी हैं, ये नहीं टूट रहा भाई। इसने कहा मैं नहीं टूटता भाई, मैं इधर ही खड़ा हूँ, मैं कहीं नहीं जाता। और इसका झूला जो है ना, ये भी सिर्फ ऊपर ही आ रहा है, इसका झूला भी नीचे आने में टाइम लगेगा, क्योंकि यार ये बहुत पहले से ना 25 रुपये का होता था, खींचते कि 60 का टिका रहा, फिर 80 पे टिका रहा। अब ये वही इथेरियम वाली कहानी है, बीच में बिटकॉइन में इथेरियम होता है ना, बहुत देर तक वो 2000, फिर 3000, फिर 4000 पर टिका हुआ है। ये 8000 तक इथेरियम भी जा सकता है लॉन्ग टर्म पे। तो इस तरह ये भी ना एक टिका हुआ था बहुत देर से। तो ये नेशनल बैंक की कहानी है कि इसके अंदर एक पेमेंट आनी है, वो उसको तक जाएगी आपकी IPPs तक। तो IPPs तभी मैंने कहा था जो सबसे हाईएस्ट डिविडेंड IPP है वो अल्ट्रन है, लेकिन वो बहुत रिस्की डिविडेंड है। मैंने तो ले लिया क्योंकि मुझे ऑलरेडी मैं नुकसान में था स्टॉक में, तो मैंने 5000 और लेके अपने आप को एवरेज कर दिया। मुझे 20 रुपये का पड़ा, पहले 26 का पड़ा था, मुझे 20 का पड़ा। अब मैं इंतजार करूंगा 20 से ऊपर क्या मैं सेल करूंगा। मैं ये नहीं कहता आप लोगों को कि इनको लेके बैठ ही जाओ, क्योंकि इनकी 27 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म है। आपने सिर्फ पीक पे जाके सेल करना है, आपको एक अच्छा खासा झूला मिलेगा। कैप्को का झूला ये 42 तक जा सकता है, ठीक है। आपका ये जो है हपको का 175 तक जा सकता है। आपका ये जो दूसरा क्या नाम आर्टन का, ये अगर डिविडेंड देते तो ये 25-26 तक कैप मारता है, बड़ा लंबा कैप मारता है। इसका लास्ट 3-4 साल पहले का मुझे याद है, इसका जो कैप था 42 तक गया था। इसकी हिस्ट्री पढ़ो स्टॉक से क्या है यार। तो मैं एक लिहाज से मार्शल इंसाइक्लोपीडिया और स्टॉक का तो मुझे पता होता है कि स्टॉक ने क्या करना होता है, तो मैं उस हिसाब से ना आपको सिग्नल दे देता हूँ और कॉन्फिडेंस से देता हूँ। और मैं आपने नोट किया कि मेरे माशाल्लाह सारे सिग्नल्स जो है ठीक निकले हैं। शायद 1-2 गलत हो गए, ABL का शायद गलत निकला है, वो नहीं उठा भाई, क्योंकि उस बेचारी की किस्मत खराब हो जो सामने रोल ओवर वीक वगैरह आ गया, तो प्रेशर था। तो आपने परेशान नहीं होना, कोई मसला हो मेरी कम्युनिटी में मैसेज करें, मैं गाइड कर सकता हूँ और खुल के गाइड करूँगा। आज मैं स्टाइल इस तरह बनाने का वीडियो है क्योंकि अगर मैं ये वीडियो लैपटॉप से बनाता तो मुझे 3-4 दिन लग जाते अपलोड करते हुए, ये डायरेक्ट अपलोड हो जाएगी। इसका मुझे ये फ़ायदा है, इसलिए मैंने कहा यार डायरेक्ट स्क्रीन पे आता हूँ, आप इसे मेरी शक्ल को यहाँ से इग्नोर करें, मेरी बातें सुन लें बस, ठीक है। मैं बातें जो कर रहा हूँ ना, ये आपके कोई आप कहीं पे भी नहीं मिलेंगे ऐसी बातें। तारीफ नहीं मैं कर रहा, लेकिन मैं बहुत एक अंदर की जो होती है ना इनसाइट्स वो बता रहा हूँ। उसकी बेस पे मैं आपको इंडेक्स भी बता दूंगा कि इंडेक्स ने एक लोअर बॉटम मारना है, ना मारा तो इंडेक्स खतरनाक होता जाएगा। अभी कल एक बड़ा मजे का सवाल आया था लाइव पे, भाईजान स्टॉक डिविडेंड्स तो वही दे रहा है, प्राइस बढ़ती जा रही है, तो ये खतरनाक बात है। क्यों? आपका इंडेक्स टूटना चाहिए ताकि प्राइसेस कम हो। अब जो आपका FFC था 300 रुपये का था, 12 करके वो 32 रुपये साल का देता था, अब वो 430 का हो गया और वही 32 रुपये दे रहा है। तो ये खतरनाक बात है कि यार उसकी प्राइस में इंक्रीज होकर डिविडेंड उसने नहीं इंक्रीज किया। बैंकों में खाली UBL है जिसने कुछ गेम थोड़ी सी चेंज की है, उसने कहा चलो मैं डिविडेंड ज़्यादा देता हूँ, बाकी सब सेम है। आपके BFL ने भी सेम दिया, आपके इसने भी सेम। तो ये खतरनाक बात है ना, मार्केट को इसलिए टूटना चाहिए। परेशान नहीं होने क्या टूट जाएगी पता नहीं क्या हो जाएगा, जैसे मेरी आईब्रो यहाँ से गिर रही है ना, इस मार्केट थोड़ा सा यहाँ से गिरना चाहिए, उसके बाद यहाँ से यूँ उठ जाए तो ठीक है। लेकिन ये मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा टूटना चाहिए, हेल्दी होता है मार्केट के लिए। अगर ये ना टूटी ना तो ये मसला है भाई,
ये गेम ख़राब करेगा। 140 पे हमने सोचा था 125 तक एक लोअर बॉटम मारेगा, लेकिन नहीं मारा। 150 पे हमने सोचा 135 तक लोअर बॉटम मारेगा, लेकिन नहीं मारा। हुकूमत ने क्या किया है, वो जब इसका मार्केट गिरने लगती तो उसको पता लग जाता। अभी उसको पता है हुकूमत को इस हफ्ते मार्केट नहीं गिरना है। ये बहुत तेज़ है, ये जो नून लीग वाले हैं ना, ये पीडीएम वाले बहुत ही तेज़ हैं। ये इनको हमसे ज़्यादा पता है, क्योंकि मार्केट में यार सन ये 1990 से खेलते आ रहे हैं, तो इनको पता है कि कैसे खेलना है। ये जैसे ही कोई प्रेशर आता है तो ये बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काउंटर पे भैया वो फ्यूचर्स वाले सेल करेंगे, म्यूचुअल सेलिंग करेगी, तो वहाँ पे गेम थोड़ी सी खराब होगी। और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में बहुत ज़्यादा बाइंग होगी, तो मार्केट फिर पीक करेगी 155 तक। तो ये सोच लो, तो ये वाला जो वीक है ना, इसमें आपने बड़ा एहतियात होकर चलना है। आपने कौन कौन से स्टॉक में एंट्रियाँ लेनी है, जहाँ पे आपको लकी नीचे नजर है उठा लो। मीज़ान 380 को 2 का नजर है उठा लो, क्योंकि मीज़ान ने टूटना है। जो जो स्टॉक टूटेंगे वो उठाते जाओ और जमा करके साइड पे रख लो, और आप इंतजार करो। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर म्यूचुअल ने अन्नेवा बाइंग करनी है, फ्यूचर्स ने अन्नेवा बाई करनी है, वो उठेंगे। फिर यार फरसान ने कहा था झूला मिलेगा, वो झूला यही है। कोई भी बंदा आपको इस तरह की गाइड नहीं करेगा। वो ये कहेगा जी कैपको ने वो प्लांट लगाया हुआ है, वो फलाने ने ये किया हुआ है। वो कहानी है। असल बात पे आओ, ग्राफ दिखाओ। ग्राफ ने तो कहानी में समझाओ कि क्या होने लगा। गेम साइकी जो है ना, कोई नहीं बता रहा। किसी भी आप जगह जाओ, आपको साइकी कोई नहीं बताएगा। बस ये कहेंगे यार ये उठा लो, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये उठाओ, ये जाएगा इधर तक। क्यों जाएगा? मैंने कह दिया आप कर लें। भाईजान तो पता तो सही पीछे क्या कहानी है। नहीं बस मैं कह रहा हूँ ना भाई, तू पता क्यों जा रहा है, कोई लॉजिकल रीज़न दे। मुझे बता कैप को 30 से 35 का क्यों हुआ है, कोई लॉजिकल रीज़न दे। चल बोर्ड मीटिंग हो रही है जी, असल रीज़न दो ना भाई। ठीक है बोर्ड मीटिंग का डिविडेंड नहीं भी देता, फिर क्या करोगे सर? वो बस जी उठा ले जी, उसका प्लांट भी बनता है। चलो आप बताओ, कोई रिपोर्ट बताओ उसकी। नहीं है भाई, उसकी आईबीबीएस की कंफर्म रिपोर्ट थी कि इन्होंने पेमेंट सब लेनी थी गवर्नमेंट से, क्योंकि आईएमएफ का प्रेशर है। आईएमएफ ने कहा अपना कॉन्ट्रैक्ट मत खराब करो, प्रेशर था। ये रिपोर्टें क्यों नहीं देते लोग? वो आती हैं, वो पढ़ता कोई नहीं है। मुझे पता है ग्रुप्स में आती हैं, पढ़ता कोई भी नहीं है। मैं भी नहीं पढ़ता कई बार। मैं क्या करता हूँ, मैं फिर वो चैट जीपीटी में देकर मुझे तो समरी दे, और इससे बता किस किस सेक्टर को फ़ायदा होगा। तो मैं इस तरह मतलब निकाल के रिसर्च करके मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं ये भी नहीं कि सो रहा हूँ तो सुबह आज अस्सलाम वालेकुम, नहीं यार, मैं भाई रिसर्च करके बोलता हूँ। मुझे पता होता है कि कौन सी जगह में क्या होने लगा, किधर क्या गेम डाल रही है। तो ये स्टोरीज़ हैं, ये आप याद रख लें। इस वीडियो को बेशक आप सुने, 2-3 दफ़ा सुने और समझे, और फिर आपने अगले हफ्ते जाके ये इस वीडियो को लिंक करें कि मैंने जो बातें बोली थी क्या वो सच हुई थी। अगर नहीं हुई तब भी मुझे बताएं, क्योंकि अगर मैं भी गलत हो सकता हूँ। मैं कोई स्पेशल बंदा नहीं आया आसमान से, हम सारे सेम इंसान ही हैं, ठीक है। मैं कैलकुलेशंस की बेस पर बता रहा हूँ। तो मेरे 7-8 साल का जो एक्सपीरियंस है वो कैलकुलेशन की बेस पर होता है कि अब इस सेक्टर में ये होना है, इस सेक्टर में ये होना है। इन सेक्टर्स की वजह से आपका इंडेक्स गिरता भी और उठता भी है। इंडेक्स क्यों गिरेगा? क्योंकि आपको ओजीडीसी ने टूटना है। इन्होंने खबर चला दी ओजीडीसी से माल छुड़वाएंगे। माल छुड़वाने का मतलब ये होता है कि जो पब्लिक के पास माल पड़ा हुआ है लो पे, उन्होंने उनके पास रोज़ की ना UIN और CIM सेटलमेंट्स आते हैं, ठीक है। ये एक और सीक्रेट है, मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। उन्हें पता होता है कि किस किस बंदे के पास क्या क्या पड़ा हुआ। मेरा जो है पोर्टफोलियो किसी ब्रोकर के पास है, मैं नाम नहीं ले रहा, उसके पास तो आता है जी फरसान साहब का 10 लाख पड़ा हुआ है, ठीक है जी। फरसान साहब के पास जी हफ्को जो है 10,000 पड़ा, वो तेरी खैर भाई, 16 लाख का तो उसका पोर्टफोलियो यहीं पे हो गया यार। फरसान से ना 160 का हफ्को उतरवाते, कैसे उतरवाएंगे? वो कहेंगे चल यार एक काम करते हैं, हफ्को पे ना लोअर बॉटम लगवाते। कैसे लगवाएंगे यार? सुन ना, इसकी को खबर चला देते हैं यार, हफ्को बड़ी नुकसान में जा रही है आज। वो जो बाइट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, वो तेरी खैर खबर आ गई भाई, पब्लिक तक खबर भी हफ्ते बाद पहुंचती है। और जो इंस्टीट्यूशन और प्लेयर तो सेल कर चुके थे पहले ही। हम लोग ओए हफ्को का तो बहुत नुकसान में जा रही है, हफ्को टूट गई भाई, अगली EPS में भी रेट आ गया। चल भाई क्या करें, हो गई भाई। हफ्को हो गया 120 का। फरसान साहब बैठेंगे 16 लाख डाल के, 12 लाख रह गए। फरसान साहब कहेंगे यार ये तो गेम खराब हो गया, अब मैं क्या करूँ? मेंटर को फ़ोन किया, अस्सलाम वालेकुम जी, ये गिरी जा रहे, क्या करूँ? मेंटर को कहा भाई हिम्मत है तो आंखें बंद कर ले, नहीं तो भेज दे कहीं और रैली में बैठ जाए। चलो जी, अब मेरे पे होता है कि मैं क्या करूँ। मैं असल में होता तो मैं क्या करता, मैं 50% सेल कर देता। मैं क्या ठीक है नुकसान सेल लेते हैं। मैं उस 50% जो सेल किया उसको किसी और स्टॉक में डाल के पीक पे सेल करता, और वही 50% फिर किसी और स्टॉक में डालता। मैं ऐसे करता, बाकी 50% में मैं सब्र करता, और मैं 3 से 4 साल के अराउंड सब्र करता, ताकि वो किसी तरह जो है वो रीगेन करे। क्योंकि कंपनी अगर टूट रही है ना, उसका ये मतलब बिल्कुल ही टूट जाए, वो वापस रीगेन करेगी। तो यूँ जो है आपसे माल छुड़वाया जाता है। ओजीडीसी की जो खबर है ये मोस्टली लग यही रहेगा, माल छुड़वाने की मतलब है। वो मेरे से बोला इसलिए नहीं जा रहा कि मैं 19 मिनट से एक नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ। बीच में पॉज लेता हूँ शक्ल देखने के लिए, ठीक है, पसीना तो नहीं आ गया। तो वो एक इस तरह ना माल छुड़वाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने मार्केट को सीखना है और आगे लोगों को भी सिखाना है। अगर आपका इल्म में इजाफा होगा ना, वो इस तरह नहीं होगा जब आप आगे लोगों को सिखाएंगे। जब आप खुद ही सीख के बैठ जाएंगे मुझे आगे जी वो मैंने एक चैनल से सीखी, नहीं, आप आगे लोगों को सिखाएं। जो नया बंदा आ रहा है उसको गाइड करें।
वो अगर कहता ना जी मुझे कॉल मिली थी जी मैंने ये स्टॉक उठाया, उससे पूछो उस बंदे को कॉल तो कर किसने दी है। नहीं जी वो एक ग्रुप था जी। भाई कोई सगा नहीं है आपका, ठीक है, कोसम उठा लो, फलाना बैको उठा लो, उठाओ बैको वालों से पूछो कहाँ पहुंचे हुए हैं। बनी बनी का मुझे इतने लोगों ने कहा बनी उठा ले सारा, बनी पे वीडियो नहीं लाते जी, वो 111 से 150 तक है। मैंने कहा यार मुझे पता ही जंपे मार मार के ऊपर जाएगा बग्स बनी की तरह, लेकिन ये गिरेगा 20 इतने। सर जी आपको नहीं पता इसकी गेम बहुत लंबी है। मैं कहा इसकी कोई रिपोर्ट बता दे। सर जी बहुत लंबी गेम है, प्लेयरों ने उठाया हुआ है, प्लेयर ही खेलते हैं, हम तो बेचारे छोटे से स्टॉक लेके बैठे ही रह जाते हैं। अब वापस आए ना कि अब बैठे रहो 110 उसके साथ, और लेकिन जा रहा है 100 और वापस 80 पे जाएगा जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है। नहीं सर जी आपको नहीं पता। अच्छा सीरियल का बड़ा लोन वाली जी जाएगा जी 150-200 मार के आएगा। मैं कहा सीरियल ने क्या कोई सोने की कान निकाल ली है। और सर जी आप ज़्यादा बनते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, आप बैंकों से बाहर ही नहीं निकलते। एल बैंकों से बाहर ऑयल पे भी आ गया हूँ मैं, IPP पे भी आ गया हूँ मैं, हर सेक्टर में देख रहा हूँ तो क्या चल रहा होता, ठीक है। आपने कभी भी इस तरह नहीं चल रहा था। और फिर सर जी सिटी फार्मा ले लें सर जी। मैंने कहा यार 60 रुपये का स्टॉक जी सर जी 112 तक जाने का मूड हो रहा है। मेरी प्यारी भाई बात सुनो, चलते हैं स्टॉक्स सेक्टर वाइज चलते हैं, एक सेक्टर चलता है उसमें साथ सारे स्टॉक्स लेके जाता है। पूछो टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर वालों से कि नेट सोल जो था 200 का था, एयरलिंक था 180-200 का था, टेली 2 रुपये से 24 रुपये तक का गया, WTL आपका 4 रुपये पे 4.23 तक गया। कहाँ गए वो बेचारे जिनके माल चुकाए गए, वो आज तक रोते हैं। 4 लाख तक गया था ना, जब 3 लाख से 4 लाख जा रहा था, तो एक बंदे ने 30 लाख का पाया गया था, 4 लाख पे सेल नहीं किया, तो वो अगला ख्वाब देखता था 5 लाख, तो उसका 50 लाख का ख्वाब ही देखता रहेगा। वो टूटता टूटता वापस अपनी ज़मीन पे आ गया, इधर आ गया ज़मीन, बाथरूम के बाहर वीडियो बन रही है, तो वो ज़मीन भी बैठा हुआ तक से। अब उसका जो 50 लाख का ख्वाब था ना, जो उसके असल में 30 लाख डले थे, वो अब उसके 1.5 लाख रह गया। अब वो बेचारा इंतज़ार भी रह गया। और 3-3 करोड़ लोगों ने डाला था यार, 4 करोड़ का ख्वाब देखते थे, वो 1 करोड़ रह गया। वो अभी तक से बैठे हुए और वो गाली देते हैं, और जिधर कोई स्टॉक मार्केट नाम होता है तो उनके दिल के अंदर धड़कनें तेज़ हो जाती हैं कि यार ना इसके पास ना जाना। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, ये जो है सट्टेस्ट सेक्टर्स हैं। टेक्नोलॉजी में मुझे सिर्फ सिस्टम अच्छा लगता है, उसके अंदर एक गेम है कि वो खुद अपने साथ खेलता है। वो डिविडेंड्स भी नहीं देता, बहुत कम देता है, लेकिन वो डिविडेंड को री-इन्वेस्ट करके अपने आप को ग्रो करता है, और वो लॉन्ग टर्म में 200 का हो जाएगा। यहाँ पे ग्रुपों में 150 चल रही है ना, मैं यहाँ पे कहता हूँ 200 तक भी जाएगा। क्यों जाएगा? बहुत है, इसके अंदर पोटेंशियल है, गोरों का पैसा आ रहा है उस स्टॉक में, ठीक है। ये बातें जो है ना कहीं पे लिख लो, मैं बोलता रहता हूँ, बेशक ट्रांसक्राइब कर लो मेरी बातों को, कोई भी नहीं बताएगा आपको ये बातें। इवन कि मेरा जो मेंटर है मुझे कहता है भाई तू क्यों इतना खुल के बता रहा है। मैं कहा भाई इल्म में इजाफा होता है, और ऊपर राजी कि मेरी आवाज़ आगे तक पहुँचे। तो ये बातें कहीं पे लिख लो कि किस किस स्टॉक का कितना पोटेंशियल है। आपका सिस्टम टूटा भी था, मार्केट गिरी थी, वो नहीं टूटा था, वो खड़ा हुआ था। सीरियल बड़ा हैवी खड़ा था, मैंने कहा था यार ये टूटेगा, और टूटा नहीं। सर जी आ गए थे, टूटा नहीं टूटा। मैं कहा भाई कैप लगा हुआ था। सर जी कैप टूटा देखा था। मैं कहा अच्छा देखते हैं अगले दिन, और टूटा फ्राइडे को, ऐसा टूटा और भाई ऑफ ट्रांजेक्शन में शो करे कि भाई वो फिर भी टूटा है। मैं कहा एल सर जी आप पता नहीं कहाँ से तुक्के मार लेते। तुक्के नहीं मारते यार, नजर आ रहा था उसे टूटना है। नहीं सर जी उसका बहुत। मैं कहा क्या रिपोर्ट बताओ। अच्छा किसी को रिपोर्ट नहीं पता, सीरियल की क्या रिपोर्ट थी। मैं कहा सीरियल की रिपोर्ट। मैंने कहा मैं बता देता हूँ, लाइव में मैंने बताया था। मैं कहा सुनो, उसने अपना जो लॉस इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। ये ऐसे ही है कि मैं नेगेटिव जा रहा था -50,000, मैंने 1.5 लाख प्रॉफिट कर लिया, तो मैं लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। वो उसकी एक रिपोर्ट और बोर्ड मीटिंग अप्रोचिंग है, ये 2 रीज़न है बस, और कुछ भी नहीं किया। अब सारे लोग फार्मा बाय करने बैठे हुए। मैं कहा यार फार्मा कच्चा सेक्टर है। इन्होंने खबर भी चलवा दी जी हमने ना सारी दवाइयों का टेस्ट लेना है और चेक करना है, फिर आपका फार्मा भी गिर गया। तो ये जो है ना ख्याल रखा करो, ये मौसमी सेक्टर्स हैं, आज इनका मौसम है, कल नहीं होगा। आपका फार्मा सेक्टर और ये जो टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये कोरोना के बाद चले थे, उसके बाद ठंडे हो गए थे। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है। मुख्तलिफ ग्रुप कॉज आ रही होती हैं, मुख्तलिफ लोग जगहों में फंसे होते हैं, हर जगह ना फंसना। वो कहते हैं हर बिल में उंगली ना डालो, इधर हर जगह ना डालो, किसी जगह से करंट भी लग के आपके हाथ में आ जाएगा। तो करंट ये टेक्नोलॉजी और बाकी सेक्टर्स से आ जाता है। मैं तभी कहता हूँ ऑयल शॉयल में रहा करो, ये बेहतर है। बैंक्स बेहतर है, बैंक से टूटना है दिसंबर में, ये भी याद हो, बैंक्स भी टूटते हैं दिसंबर और जून में, बैंक्स टूटेंगे। तो उससे पहले बैंकों में खेल के पैसा निकाल के साइड पे रख लो, कुछ होल्ड कर लो, ये नहीं कि सारा निकालो, कुछ रखो, लेकिन कुछ जगह पे अपने हाथ में कैश इन हैंड होना चाहिए। रोल ओवर एक बड़ा क्रिटिकल होता है। तो यहाँ पे मैं वीडियो क्लोज कर तो ज़्यादा लंबी नहीं बनाई, फिर लोग कहते हैं जी आपकी 40 मिनट की हो जाती, कौन देखे 40 मिनट। एल यार 24-25 मिनट की वीडियो है, तो इन्फॉर्मेशन वाली होती है, संभाल के रखो, इल्म हासिल करो और आगे तक जाओ। मैं ये नहीं कह रहा लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, नहीं यार आपकी मर्ज़ी है, आपको जितना इल्म मिल सकता है मैं खुश हूँ भाई। क्योंकि बहुत से लोग बहुत बुरी तरह प्रेमा शर्मा फंसे हुए हैं, बहुत अजीब गरीब किस्म के स्टॉक, मतलब पहले तो नाम पता लगता है उनका, कैसे ये भी स्टॉक होता था एक टाइम पे।
फास्ट केबल्स का भी कुछ स्टॉक है जी, कभी कंपनी देखो कहाँ पे पहुंची हुई वो। पैंथर टायर का भी स्टॉक है, वेरी गुड, वो अच्छा था वैसे। तो इस ना आपने खेलना है, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।